अच्छा जी। अब हमने अब हमने स्टार्ट करना है। हमारा आज का थर्ड पेपर है और आज आप लोगों का रिस्पांस अच्छा था टेस्ट का भी। ठीक है, माशाल्लाह से अच्छे नंबर थे। आज टेस्ट इसीलिए ओपन नहीं कर रहा कि आप लोगों के नंबर अच्छे थे, तो वेल डन, शाबाश। जो हमारी थर्ड पीडीएफ है, ये हमारे पास आज की पीडीएफ एक तो मुझे किसी ने याद नहीं करवाया। आज की पीडीएफ मुझे किसी ने याद नहीं करवाया शेयर करने का, और मैंने कहा कि शायद स्टूडेंट्स ने इतना रिस्पांस नहीं दिया, वरना मैंने शेयर कर देनी थी। तो आप मुझे सुबह किसी टाइम भी याद करा, मैं कल से रेगुलर शेयर कर दिया करूंगा। ठीक है, मैं कल से रेगुलर पीडीएफ शेयर कर दिया करूंगा। मुझे था कि शायद क्या कहते हैं, अगले दिन आप लोग ज्यादा देखें। चलें, ठीक हो गया। कल से मैं इंशाल्लाह रेगुलर पहले विदाउट सॉल्व जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा। जिनने, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आप प्रिंट ले लिया करें उसका, और प्रिंट लेके साथ साथ अभी जैसे मैं करवा रहा होता हूँ, तो उसके ऊपर जो है साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो साथ लिखते गए। तो ये एक अच्छा सिस्टम रह जाएगा। मैं इंशाल्लाह कल से रेगुलर जो है ना शेयर कर दिया करूंगा। अच्छा जी, व्हाट डज बिग हिस्ट्री रेफर टू? तो बिग हिस्ट्री हमारे पास क्या है? बेसिकली ये बिग हिस्ट्री एक प्रोजेक्ट था। बिग हिस्ट्री क्या है? ये प्रोजेक्ट था। तो इसमें जो आपकी बिग बैंग से लेकर अभी तक की जो हिस्ट्री थी, सी ऑप्शन, उसके बारे में बताया गया था कि किस तरह से आपके यूनिवर्स, आपको पता है ना, आपको इसके बारे में पता होगा कि आपका एक बेल्जियम प्रीस्ट था। ठीक है, बेल्जियम से उसका ताल्लुक था, और वो प्रीस्ट था, प्रीस्ट जिसका क्या नाम है, जिसका नाम था जॉर्ज लेमात्रे। ठीक है, ये पीपीएससी का सवाल है। जॉर्ज लेमात्रे क्या था? मैथमेटिशियन भी था, प्रीस्ट भी था। कहाँ से ताल्लुक रखता था? बेल्जियम से ताल्लुक रखता था। उसने एक थेरी दी थी, बिग बैंग थेरी। एक्सपेंशन मतलब यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड हुई। तो उसने ये कहा था कि 13.8 बिलियन ईयर अगो पहले जो है, 13.8 बिलियन ईयर अगो पहले जो है एक धमाका हुआ था, और उससे जो है ये यूनिवर्स बनी। तो वो जो बिग बैंग थ्योरी है, उससे लेकर अब तक की जो हिस्ट्री, उसका जो प्रोजेक्ट है, उसे क्या कहते हैं? उसको बिग हिस्ट्री प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, विच एरा इज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री? तो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी क्या है जी? मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपकी कौन सी है? ऑल ऑफ दीज, ये सारी जो है ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। 16 एंड 7th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है, एरिया ऑफ इंटाइटलमेंट, और रीजनिंग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी जिसे कहते हैं, और इरा ऑफ इंटाइटलमेंट। ये इरा ऑफ इंटाइटलमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये इरा ऑफ इंटाइटलमेंट जो है, ये आपका बरतानिया से ये भी शुरू होता है। ये 17वीं और 18वीं सदी जो है, 17वीं, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये जैसे 16 और 17 सेंचुरी से आगे, ये सारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री कहलाता है। ये क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें क्या है? इसमें हमारे पास ये था इरा ऑफ एंटाइटलमेंट के। कभी आप लोगों से फिलोसफर्स या स्कॉलर्स पूछ लेते हैं, आप में से 3-4 लोगों का नाम मैं लेता हूं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, उनको भी याद आ जाएगा, वैसे भी याद आ जाएगा। एक है जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक साहब। जॉन लॉक साहब जो है वो इरा ऑफ एंटाइटलमेंट के फिलोसफर हैं। फिर इमैनुअल कांट। ठीक है, कांट साहब जो हैं। फिर उसके बाद एक आपके पोएट, और वो है वॉल्टेयर। ठीक है, वॉल्टेयर साहब, वो भी यहाँ के हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ साहब से एडम स्मिथ साहब से आपको एक चीज याद आती होगी कि फादर ऑफ कैपिटलिज्म किसे कहा जाता है? कैपिटलिज्म, सरमायादारी निजाम जो है, फादर ऑफ कैपिटलिज्म वो एडम स्मिथ है। तो वो भी इरा ऑफ एंटाइटलमेंट में आता है। और ये एडम स्मिथ वही है जिसने सबसे फेमस किताब लिखी है, और जो पीपीएससी सवाल पूछता है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, दो किताबें हैं। एक है आपकी फिलॉसफी खड़ी है कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म का फादर कौन? एडम स्मिथ, जो कि एंटाइटलमेंट के इरा में आया है। इसके मुकाबले पे एक थ्योरी खड़ी है जिसको हम कहते हैं कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म सोशलिज्म। कम्युनिज्म सोशलिज्म का जो बानी है वो कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, और वही कार्ल मार्क्स जिसने किताब क्या लिखी है? दास कैपिटल। तो यहाँ क्या है? यहाँ कैपिटलिज्म, वो उसका कौन है? एडम स्मिथ। और उसकी किताब कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशन। इसकी एक मोरल्स के ऊपर किताब भी है, वो भी बड़ी फेमस है, ये एडम स्मिथ की। तो ये चीजें सारी आपने इसके हवाले से याद रख लेनी है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया। कॉन्स्टेंटिनोपल का नया नाम क्या है जी? इस्तंबुल। ठीक है, इस्तंबुल। इस्तंबुल जो है वो किसका नया नाम है? कॉन्स्टेंटिनोपल का। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह, सुल्तान मोहम्मद जो है, सुल्तान महमद, उन्होंने उन्होंने 29 मई, कौन सी मई? 29 मई, 29 मई 1953, 29 मई 1453, 19 ये लिखा हुआ है। 1453 को जो है उन्होंने, जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसको फतह किया था। तो उसके बाद वो कह रहा है कि कौन सा हिस्टोरिकल एरा जो है वो शुरू होता है? तो अर्ली मॉडर्न एरा। अर्ली मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा नहीं, अर्ली। इसके ऊपर मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट लगाए हैं सिर्फ एक एमसीक्यू के ऊपर, क्योंकि इसकी जो बिलाल साहब ने लिखा हुआ है, उन्होंने मॉडर्न एरा लिखा हुआ है।
लेकिन अर्ली मॉडर्न एरा जो है वो आपका स्टार्ट होता है अर्ली मॉडर्न एरा कॉन्केस्ट ऑफ कुस्तुनतुनिया से। इसके साथ ही आपका क्या कहते हैं इंटाइटलमेंट का जो एरा है वो भी शुरू हो जाता है। और इससे पहले जो है फॉल ऑफ गरनाडा होता है, वहां स्पेन में मुसलमानों का जो सल्तनत है वो भी खत्म हो जाती है। तो इसके साथ अर्ली मॉडर्न एरा जो है वो शुरू हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो आपका मॉडर्न एरा है ये भी आगे इसके साथ ही चलता है, 1700 और 1800 की सदी के अंदर ये आपका चलता रहता है। और ये जो है ना आपका क्लासिकल एरा, ये क्लासिकल एरा आपका म्यूजिक के रिलेटेड है, ठीक है, म्यूजिक के रिलेटेड है। ये 1750 से लेकर 1820 तक ये आपका क्लासिकल एरा था, म्यूजिक के रिलेटेड था। पोस्ट ह्यूमैनी ह्यूमैनी पोस्ट ह्यूमैनिज्म, ये है पोस्ट ह्यूमैनिज्म। पोस्ट ह्यूमैनिज्म जो है, पोस्ट ह्यूमैनिज्म ये आपका क्या है, पोस्ट ह्यूमैनिज्म जो है ये आपकी एक थ्योरी है आईआर की। इसमें आपके ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो आपके खलाई मखलूक भी हो सकती है। तो एनिमल्स अदर देन ह्यूमन जो है उसको उसके रिलेटेड, ह्यूमंस के अलावा जो मखलूकात हैं, ठीक हो गया, ह्यूमंस के अलावा जो मखलूकात है उनको उनके हवाले से ये थ्योरी एक रिसेंटली को इस तरह से आई है, पोस्ट ह्यूमनिज्म, ठीक है, ह्यूमंस के अलावा। द आइडिया दैट मैटर इज ओनली एन इल्यूजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एंड ओनली रियलिटी एग्जिस्ट इन आवर माइंड। मैटर, अगर बात हो कि मैटर सिर्फ जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म, अगर मैटर मादा की बात होगी तो मटेरियलिज्म है। लेकिन अगर मैटर जो है वो सिर्फ ये कहेंगे कि मैटर दुनिया, मैटर जो है जो मादी चीजें हैं उसकी हैसियत नहीं रखती, जो आपका जो है क्या कहते हैं रियलिटी क्या है जो आपके दिमाग के अंदर है, तो वो चीज क्या है, वो है आपका आइडियलिज्म। और ये थ्योरी किसने दी थी, प्लाटो साहब ने। आइडियलिज्म की थ्योरी किसने दी थी, प्लाटो साहब ने। और मटेरियलिज्म की जो थ्योरी है एक पहले की थ्योरी है, लेकिन बाद में जो एग्जाम में पूछा कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, जिसमें वो ये कहता है कि हर चीज जो है इकोनॉमी के ऊपर मेटीरियलिस्टिक, हम क्या कहते हैं दुनियावी, तो वो कहता है जो भी चीजें आपकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, ये भी थ्योरी मटेरियलिज्म की, ये किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने। और ये आपकी एक और थ्योरी है, उसका क्या नाम है, एपिक्यूरियनस, ठीक है, ये एक बंदा था फिलोसफर था एपिक्यूरियनस, उसने ये एपिक्यूरियनिज्म की थ्योरी दी थी। और ये जो थ्योरी है ये आपका पार्ट है, एक आपका थ्योरी है हेडोनिज्म, ठीक है, जिसको हेडोनिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है कि हर चीज जो है वो खुशी है, हर चीज क्या है, हर चीज जो है वो खुशी है, मेंटल पीस जो है वो होना चाहिए। तो ये उसी का हिस्सा है कि ये थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका मेंटल प्लेयर है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, जो आपकी खुशी है, दिमागी आपकी खुशी है। ये एक फिलोसफर आया था एपिक्यूरियनस, उसका क्या नाम था, इसी तरह का कोई नाम था एपिक्यूरियनस, ठीक है, यहाँ ये जो नाम लिखा हुआ है ना एपिक्यूरियन, ठीक है, एपिक्यूरियनिज्म ये उसकी थ्योरी हो गई, ठीक है। एपिक्यूरियन क्या है, ये बंदा था, उसने कहा था दिमागी जो है ना, दिमागी सुकून जो मेंटल प्लेयर है उसका जो है वो जरूरी है, तो ये उस बंदे की ये थ्योरी थी। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये हमने देखा हुआ है, चाइना का जो सिल्क रोड का प्रोजेक्ट है, तो बी ऑप्शन ये सिंपल है। हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो इब्राहिम लिंकन, जिसने स्लेवरी खत्म की थी। स्लेवरी किसने अबॉलिश खत्म की थी, इब्राहिम लिंकन, रिपब्लिकन, रिपब्लिक पार्टी से इसका ताल्लुक था। और अब्राहम लिंकन 16वां जो है ये क्या था, 16वां ये उनका अमेरिका का ये प्रेसिडेंट था, ठीक हो गया, अमेरिका का ये। इसको अभी भी ओबोर ही कहते हैं, इसका नेम चेंज ऑफिशियली कुछ इस तरह से नहीं है, लेकिन इसको ओबोर भी कहते हैं, BRI भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक हो गया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी इसे कहते हैं और BRI भी कहते हैं, दोनों इसको कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड। अच्छा जी, उसके बाद विच यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन 1969, ये आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है कि टोटल 5 सदर ऐसे हैं अमेरिका के जिन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है। सबसे पहले जो पाकिस्तान आए थे भाई साहब, उनका नाम था एजन हुवर, उनका क्या नाम था, एजन हुवर, 1959 के अंदर जो है ये पाकिस्तान आए थे। एजन हुवर के बाद दूसरे नंबर पे आए लिंडे बी जॉनसन साहब, लिंडे बी जॉनसन साहब जो है 1967 के अंदर पाकिस्तान लिंडे बी जॉनसन आए। तीसरे नंबर पे JF कैनेडी साहब आए, JF कैनेडी साहब आए। और JF कैनेडी साहब जो, सॉरी, ये तीसरे नंबर पे रिचर्ड निक्सन साहब आए, ठीक है, तीसरे नंबर पे रिचर्ड निक्सन साहब आए 1969 के अंदर, तीसरे नंबर पे 1969 के अंदर रिचर्ड निक्सन साहब जो है वो आए थे। और रिचर्ड निक्सन साहब के बाद हमारे पास कौन आता है, रिचर्ड निक्सन साहब के बाद फिर आपके आते हैं ये विलियम W क्लिंटन साहब, ठीक है, जो क्लिंटन साहब हैं ये 2000 के अंदर ये आते हैं। और सबसे लास्ट प्रेसिडेंट जिसने पाकिस्तान का विजिट किया था
वो 2006 के अंदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। 2006 के अंदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब जो हैं वो लास्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन BRI? तो BRI के अंदर अराउंड 140 से 150, ठीक है, इसकी फिगर डिफरेंट आती है लेकिन 150 कह रहा हूं, 149 या 150, ठीक हो गया, 149 150, मोर देन 140 जो है आपके कंट्रीज हैं, और 149 एक जगह आती है लेकिन 149 150 आपने याद रखना है कि इसमें मुल्क है, ठीक है। हु रोड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 6 जुलाई नहीं 4 जुलाई, 4 जुलाई 4 जुलाई 1776 को, जो थॉमस जेफरसन, ये पीपीएससी का पुराना सवाल है बहुत ज्यादा, थॉमस जेफरसन साहब ने 4 जुलाई 1776 को लिखा था। क्या है आपका? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। यूएस हिस्ट्री के देख लो 4-5 सवाल आए हुए हैं, मैं भी लिंक भी शेयर कर दूंगा, जीके सीरीज के अंदर एक आपका लेक्चर है यूएस हिस्ट्री का, उसको लाजमी गो थ्रू कर लेना, ठीक हो गया, मैं लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी लेक्चर के बाद। बिल्कुल 53 कंट्रीज हैं अफ्रीका के, ये सवाल भी पीपीएससी ने पूछा, ये मैंने करवाया हुआ है। हु क्वाइंड द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन? मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस सवाल का, आपको पता है, 10वां सवाल, कल परसों से मैं ये बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। FD रूजावेल्ट, 26 जून को 1945 को इसका चार्टर वो हुआ था यूनाइटेड नेशन का साइन, और इसका नाम FD रूजावेल्ट, बी ऑप्शन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 के अंदर, 2015 के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो सेट किए गए थे। इनकी तादाद पूछ ली जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो कितने हैं, तो 17 हैं जी, ठीक है, ये कितने हैं जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं जी, 17 हैं। और एफपीएससी के अंदर इनके बारे में पूछ लिया भी जाता है, जैसे जो 13वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो किसके रिलेटेड है, वो क्लाइमेट एक्शन के रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो किसके रिलेटेड है, वो क्लाइमेट एक्शन के रिलेटेड है 13वां। जो पहला है वो ये है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जो आपने दुनिया से पॉवर्टी खत्म करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है, ठीक हो गया। उसके बाद हेल्थ के हवाले से तीसरा है, और चौथा है एजुकेशन के हवाले से, पांचवा है जेंडर के हवाले से। तो आप गूगल करोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो टोटल 17 है, वो 17 के 17 आ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है जेंडर इक्वालिटी वाला पांचवा है, और 13वां है क्लाइमेट चेंज वाला। बाकी 17 के 17 ना आप याद कर सकते हो ना आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन टोटल याद रखने हैं 17 है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। एथेनॉल जो है वो शुगर केन एथेनॉल जो कहां से एक्सट्रैक्ट होती है, तो ब्राजील की, ये भी बहुत पुराना सवाल है, ये 5-6 सालों से पीपीएससी किसी ना किसी फॉर्म में पूछता आता है कि ब्राजील जो है, ब्राजील के अंदर जो है वो एथेनॉल जो है वो आपकी शुगर केन से वो कास्ट वो करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उससे फिर फ्यूल बनाते हैं। अच्छा जी, फ्रांकस बर्नियर साहब, ये फ्रांकस बर्नियर साहब जो है इनका फ्रांस से ताल्लुक था, और ये क्यों इंपॉर्टेंट हुए हमारे लिए, आप में से किसी को याद होगा, औरंगजेब साहब एक बादशाह थे पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में, उनका एक भाई था बड़ा, उसका नाम था दारा शिको, और ये औरंगजेब और दारा शिको किसके बेटे थे, शाहजहां के बेटे थे। शाहजहां एक बादशाह था जिसने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था, ठीक हो गया, तो ये वही ताजमहल वाला जो शाहजहां है उसके बेटे थे दारा शिको और क्या कहते हैं औरंगजेब। तो दारा शिको जो है बीमार हो गया था, तो उसका एक फिजिशियन आया था, ठीक है, तो ये भाई साहब फिजिशियन थे, तो ये फ्रांस से ये 12 साल तक इंडिया में रहे हैं। ये बर्नियर साहब जो है ये 12 साल तक दारा शिको के जो फिजिशियन बनकर क्या है इंडिया के अंदर रहे हैं, ठीक हो गया। दारा शिको और क्या कहते हैं इसकी औरंगजेब की इसकी एक जंग हुई थी, उसके बारे में मुझे बताओ, बैटल ऑफ उसका क्या नाम था, औरंगजेब और उसकी एक जंग हुई थी, कहीं बैटल ऑफ समूहगढ़ तो उसका नाम नहीं था। दारा शिको और औरंगजेब के दरमियान एक जंग हुई थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था जी बैटल ऑफ समूहगढ़, ठीक होगा, बैटल ऑफ समूहगढ़ जो है 1658 के अंदर ये हुई थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, इसके बारे में भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक हो गया। बिल्कुल, मजमा उल बहरैन जो है ये किताब भी है, मजमा उल बहरैन है, मिंगलिंग ऑफ टू ओशन, दारा शिको ने एक किताब लिखी थी मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस, ठीक हो गया, तो ये भी उसकी किताब है। 22 यार्ड की पिच होती है जी क्रिकेट की, आसान सवाल है, क्रिकेट की पिच कितनी बड़ी होती है, 22 यार्ड, 22 कदम। कंट्री विद मोस्ट विन क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ऑस्ट्रेलिया है 6 दफा, पहले 5 दफा जीता था। अभी 2023 का जो वर्ल्ड कप है, 2023 का वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में खेला गया था,
तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया। तो अब कितनी दफा ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है? 6 दफा। ठीक हो गया। फीफा वर्ल्ड कप वन बाय ब्राजील, तो ब्राजील ने 5 दफा जीता है। ठीक है, ब्राजील ने कितनी दफा जीता है जी? 5 दफा। आपको बता चुका हूं कि पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब कब खेला गया था जी? 1930 में खेला गया था। किसने जीता था जी? यूरुग्वाय ने जीता था। कौन से मुल्क में खेला गया था? यूरुग्वाय में ही खेला गया था। और यूरुग्वाय जो है उसने कितनी दफा वर्ल्ड कप जीता है? 2 दफा जीता है। यूरुग्वाय ने और फ्रांस ने, इन्होंने 2-2 दफा वर्ल्ड कप जीता है फुटबॉल का। अर्जेंटीना ने कितनी दफा जीता है जी? 3 दफा जीता है। रिसेंटली अभी जो कतर में हुआ है वर्ल्ड कप, वो किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को फाइनल में हरा के। अब आपने इनको याद कैसे रखना है? आप एक वर्ड याद रख लो, बिग, BIG, बिग। बी से क्या बनेगा? बी से बनेगा ब्राजील। आपको पता है ब्राजील ने 5 दफा जीता है। IG से क्या बनेगा? आई से इटली, जी से जर्मनी। इटली और जर्मनी ने कितनी दफा जीता है जी वर्ल्ड कप? 4 दफा। ठीक हो गया। और उसके अलावा आगे यूरुग्वाय और फ्रांस है, और यूरुग्वाय और फ्रांस ने 2-2 दफा जीता है, अर्जेंटीना ने 3 दफा जीता है। तो इस तरह से इनको जो है आपने थोड़ा सा करके याद रख लेना। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है जी न्यूयॉर्क के अंदर है। फ्रांस ने गिफ्ट दी थी ये। ठीक है, ये अमेरिका को किसने गिफ्ट दी थी जी? फ्रांस ने जो है वो गिफ्ट दी थी। तो 1884 के अंदर जो है ये फ्रांस की तरफ से गिफ्ट के तौर पे मिली थी। अच्छा जी, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन जो है इसको कनेक्ट क्या करती है? पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है, पनामा कैनाल किसको कनेक्ट करती है? पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है। और पनामा इस्तमस जो है, पनामा इस्तमस, वो कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स को आप सेपरेट करता है? नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक है, पनामा इस्तमस जो है, स्क्रीन गॉन, स्क्रीन नहीं शो हो रही। 1884 में ऐलान किया था, लेकिन 18 अब हो रही है। अच्छा ठीक हो गया, अभी भी हो रही है ना? ठीक हो गया। 1886 के अंदर समझ ले मिल गया था, लेकिन 1884 के अंदर उन्होंने जो फ्रांस के अंदर एक सेरेमनी हुई थी उसमें बुलाया था। 1886 याद रखो, 1884, 1886। ठीक है, 1886 के अंदर जो है वो फिर ऑफिशियली काम वगैरह वो शुरू हो गया था, लेकिन 1884 के अंदर भी आता है। चाइना हैज द, अच्छा पनामा वाला, चाइना हैज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस बॉर्डर, तो मंगोलिया के साथ है जी, मंगोलिया, जहां गोबी डेजर्ट है। कल आपको बताया था गोबी डेजर्ट के बारे में। लार्जेस्ट स्टेट इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ी, कल आपको वैसे भी बताया था कि मुसलमानों का एरिया वाइज सबसे बड़ा जो मुल्क है वो कौन सा है? वो है जी कजाकिस्तान। वो क्या है जी? वो कौन सा है? वो है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है जी आपका। तो सेंट्रल एशिया में भी सबसे बड़ा मुल्क क्या है? ये सेंट्रल एशिया में आता है, कजाकिस्तान। ठीक हो गया। सऊदी अरेबिया फाउंडेड विच सिटी, तो न्योम सिटी बना रहा है जी एक। ठीक है, न्योम सिटी जो है सऊदी अरेबिया जो है ये एक बना रहा है मोहम्मद बिन सलमान का। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। द अनक्लाइम्ड माउंटेन, ये एग्जैक्ट इसका सवाल क्या था? द हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन। ठीक हो गया। कुछ माउंटेन्स ऐसी हैं जो कि अभी तक अनक्लाइम्ड हैं, जो इतनी खतरनाक है कि उनको कोई भी क्लाइंब नहीं कर सका। तो उनमें जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है उसका क्या नाम है? गंगखार। उसका क्या नाम है? गंगखार। तो ये कहां से है? भूटान में है। ये कहां है जी? सी ऑप्शन, भूटान में है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी ऐसी 2 माउंटेन हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी 2 माउंटेन हैं। एक का नाम है सुमारी, सुमारी। ठीक है, ये पाकिस्तान में, ये तीसरे नंबर पे आती है अनक्लाइम्ड हाईएस्ट में, सुमारी। और एक और है, उसका नाम है जी कुनियांग। ठीक है, कुनियांग वेस्ट, एक वो सेकंड हाईएस्ट है। पहली हाईएस्ट कौन सी है? पहली हाईएस्ट है गंगखार। ठीक है, गंगखार, ये जो पहली भूटान में है। दूसरी है आपकी, उसका नाम है कुंगियांग वेस्ट, ये पाकिस्तान में आती है, कराकरम रेंज के अंदर, ये भी अनक्लाइम्ड है। फिर उसके बाद सुमारी है, ये भी कराकरम रेंज के अंदर आती है। ये भी अभी तक क्या है? ये 7,000 मीटर से ज्यादा इनकी बुलंदी है, लेकिन ये भी अभी तक अनक्लाइम्ड है। तो पाकिस्तान में काफी ज्यादा है, लेकिन 2 ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग देख लेना। अच्छा जी, हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट पीक, अच्छा पाकिस्तान, के 2, ये तो आसान है, हम देख चुके हैं। गॉडविन आस्टन 8611 मीटर। ठीक हो गया, तो के 2। अच्छा, इसके हवाले से ना स्टूडेंट्स ने उस दिन भी पूछा था, और मैंने ना दोबारा भी देखा था। मैं क्या आपको बता दूं कि के 2 जो है, इसको के 2 को के 2 क्यों कहते हैं? के 2 जो है कराकरम रेंज के अंदर, कराकरम रेंज के अंदर जब ये डिस्कवर हुई थी, तो ये दूसरी क्या कहते हैं, कराकरम की वजह से के 2 जो है, कराकरम में जब ये देखा गया था ना, सबसे हाईएस्ट इसका बुक कर रहे थे, तो ये दूसरे नंबर पे ये जो है वो आपकी डिस्कवर हुई थी। नंबर 1 पे है, वो है के 1, उसे हम क्या कहते हैं? के 1, वो भी कराकरम के अंदर आती है, के 1। उसका नाम है क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, के 1 माउंटेन जो है ना वो आपकी वो इसमें
उसके अंदर आती है, उसे कहते हैं 9वें नंबर पे है मेरे ख्याल है, मशबरम इस तरह से करके उसका नाम है, ठीक है, मशबरम, मशरबरम, हाँ मशरबरम, ठीक है, देख लेना K1 लिखोगे आ जाएगा इसी तरह का नाम। तो K1 जो है ये भी कराक्रम में आती है, और मशरबरम, ठीक है, ये भी कराक्रम रेंज में आती है, ये भी पाकिस्तान में है, तो इसको K1 कहते हैं। सबसे पहले K1 डिस्कवर हुई थी, फिर बाद में ये K2 थी। अच्छा, सिरकरम माउंटेन जो है ये आपकी कहाँ आती है, सफेद कोह रेंज के अंदर। ये किसके अंदर आती है, सफेद कोह रेंज के अंदर। सफेद कोह रेंज क्या होती है जी आपकी, सफेद कोह रेंज जो है, सफेद कोह रेंज वही है जिसको मैंने कल आपका क्या बताया था, सफेद कोह रेंज का एक दूसरा नाम मैंने कल आप लोगों को बताया था, क्या था उसका नाम? नहीं, गशबरम नहीं, गशबरम नहीं। मुझे ये बताओ कि मैंने जो आपको, नहीं गशबरम नहीं, मशबरम, एम से है। पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली रेंज थी बिल्कुल, जहां से खैबर पास था, उसका क्या नाम था? स्पिन बुलदाक। सफेद को का क्या नाम था जी? स्पिन बोलदाक। ठीक हो गया, देखो कल पढ़ाया आज भूल गया, माशाल्लाह से, मुबारक हो आप लोगों को। तो इसकी सबसे, स्पिन बोलदाक और सफेद को की सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो क्या है, सिकरम। ठीक हो गया, और 4755 मीटर जो है इसकी बुलंदी है। इसी तरह ये हिंदू कश के बारे में आप लोगों को पता होगा, तिरचमीर इसकी सबसे हाईएस्ट है। कराक्रम की आपको पता है, कराक्रम की K2 है, और वजीरिस्तान हिल्स का इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। राकापोशी जो है, राकापोशी आपका कहाँ किसके अंदर आती है जी, राकापोशी? पराक्रम के अंदर आती है जी राकापोशी आपकी, ठीक है, राकापोशी जो है ये किस में आती है आपकी, पराक्रम रेंज के अंदर आती है। पाकिस्तान परचेज गवादर 5.5 बिलियन रुपीज में, 5.5 अरब खरब जो बिलियन रुपीज में पाकिस्तान ने गवादर खरीदा था 1958 में। ठीक है, किससे खरीदा था? ओमान से खरीदा था। और उस टाइम पाकिस्तान के वजीर आजम कौन थे जी? फिरोज खान नून साहब थे। और ओमान के कंट्रोल में गवादर कितने साल तक रहा, ये साल भी पूछे जाते हैं। किसी को अंदाजा है? ओमान के कंट्रोल में, ओमान के कंट्रोल में 174 ईयर्स, शाबाश सफीर, ठीक है। तो 174 ईयर्स तक ओमान के कंट्रोल में ये गवादर रहा था। गवादर जो है ये बलूचिस्तान में है, ये सिंपल सवाल है। अच्छा जी, जो आपकी जुलाई से सितंबर अभी आपकी जितनी बारिशें हुई हैं इनको क्या कहते हैं? मूनसून। ये अभी हम उस दिन देखा था कि ईस्ट एशिया और यहाँ से शुरू होती हैं। तो मूनसून का जो आपका सीजन है ये कहाँ से, जुलाई से सितंबर तक चलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन द पाकिस्तान इज नोन फॉर द लार्जेस्ट आयरन कोर? आयरन कोर सबसे ज्यादा आपकी कहाँ है जी? कालाबाग के एरिया के अंदर, बी ऑप्शन, ठीक हो गया। जो कालाबाग का एरिया है, कालाबाग के एरिया के अंदर ये आपके सबसे ज्यादा है। करतारपुर कॉरिडोर, बाबा गुरु नानक, ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर क्या है? करतारपुर कॉरिडोर आपका 9 नवंबर 2019, ठीक है, 9 नवंबर 2019 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कि इस मुल्क के 22वें वजीर आजम थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। और ये जो है, एक ये कहाँ है? पाकिस्तान के जिले नारोवाल के अंदर है। और दूसरी साइड पे इंडिया का जो जिला है वो गुरदासपुर है। वो क्या है जी? गुरदासपुर। और यहाँ क्या है? नारोवाल। तो उनके दरमियान में ये बना है। और ये बाबा गुरु नानक की क्या है? जन्म भूमि है। ये क्या है जी? जन्म भूमि है। और अभी 2024 के अंदर, नवंबर के अंदर, उनकी जो सालगिरह, जो जन्म भूमि उनकी मनाई जाएगी, तो वो कौन सी होगी? 555th। ठीक है, पिछले साल 554th जो है वो सेलिब्रेट की गई थी। और ये पीपीएससी का बड़ा फेवरेट सवाल है, उनकी बर्थडे जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक हो गया, 1439 बर्थ नहीं है, 555th। अच्छा जी, बिल्ड हिरन मनार, बादशाह थे जहांगीर। एक बादशाह आया था, मुगल बादशाह, उसका नाम था जहांगीर। तो उसका एक हिरन था, उसका नाम था हंसराज। तो ये हंसराज साहब जो है, इसकी डेथ हो गई थी। तो बड़ा प्यारा था, तो उसने हिरन मीनार बना दिया। ये हिरन मीनार कहाँ है जी? ये हिरन मीनार 1606 के अंदर बना था। अराउंड 1606 के अंदर, ठीक हो गया। तो 1606 के अंदर ये बना था। और ये कहाँ है? शेखुपुरा के अंदर है ये हिरन मीनार, ठीक है। ये हिरन मीनार कहाँ है जी? शेखुपुरा के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव नो मून? तो मरकरी का कोई मून नहीं है जी। मरकरी का और वीनस दोनों का कोई मून नहीं है। इसको मून को क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। अगर सवाल पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट, तो नेचुरल सैटेलाइट ना मरकरी की है ना वीनस की है। और अर्थ की कितनी है जी? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, हमारा चांद एक ही है, ठीक है। हर किसी का एक एक चांद ही होता है। ज्यादा चांद रखने वाले जो है वो फिर खराब हो जाते हैं। आप देख लो, बाकी चांद बेचारी, हमारी जमीन का एक ही चांद है तो सही गुजारा कर रहे हैं। बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके चांद ज्यादा हैं, तो उनके ऊपर कोई जाता ही नहीं है। तो एक एक चांद रखा करो।
तो विच ऑफ दीज प्लैनेट्स हैव नो मून, तो मरकरी का कोई नहीं है, वीनस बेचारे का कोई नहीं है। तो उसके बाद जो है आपका अर्थ का एक है, मार्स के 2 मून है, और इसी तरह आगे चल सबसे ज्यादा जो मून है या नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो किसकी हैं, वो है आपकी सैचुरन की। एक जमाने में जुपिटर साहब के पास होती थी, तो जुपिटर जो है आपका, तो एक जमाने में जुपिटर साहब के पास होती थी, जो आपका सबसे बड़ा जो है गोला है, सबसे बड़ा गोला आपका जो प्लेनेट है वो कौन सा है, जुपिटर, और जिसको गार्डियन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। जुपिटर साहब जो है वो अर्थ के प्रोटेक्टर है, तो बड़ा है ना, बड़ा जो बंदा होता है वो प्रोटेक्टर होता है। तो जुपिटर की एक जमाने में सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन अब जो है दोबारा सैचुरन की 140, ठीक है 146 हो गई है सैचुरन की, ठीक है। तो अब किसकी है जी, सैचुरन की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसकी, आर्टिफिशियल इनकी कहाँ आ गई, आर्टिफिशियल तो सिर्फ जमीन की सैटेलाइट है। अब मंसराज या हंसराज दोनों कर लो, हंसराज मंसराज है, बल्कि सॉरी शायद मैंने हंसराज कह दिया होगा, मंसराज ही है, उसका जो हिरन है उसका नाम मंसराज ही आएगा। सैचुरन की 146 है। आर्टिफिशियल अल्लाह के बंदो, आर्टिफिशियल मेरी बात सुनो, आर्टिफिशियल कौन बनाएगा सैटेलाइट, अर्थ के अंदर तो इंसान बैठे हैं फजूल हरकतें करने के लिए। अर्थ के अंदर कौन बैठे हैं, इंसान बैठे हैं, एलन मस्क बैठा हुआ है, जेफ बेजोस बैठा हुआ है, वो फजूल हरकतें करने के लिए बैठे हुए हैं। जुपिटर के अंदर कुदरती सैटेलाइट ही होंगी, जुपिटर के अंदर ना मैं गया हूं ना आप गए हैं, तो वहां जाके आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन पैदा करेगा। ठीक है, लॉजिकल लॉजिकल बात देखो, तो ये नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सिर्फ अर्थ के अंदर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, अगर फिजिकल कांटेक्ट होता तो कंडक्शन होता, कन्वेक्शन होता, तो रेडिएशन, अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो रेडिएशन होता है, सी ऑप्शन। पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल क्या होता है प्योर वाटर का, जीरो होता है रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। ठीक हो गया, जीरो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ये ओजोन लेयर के लिए सबसे खतरनाक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर सबसे ज्यादा जो उसको डैमेज करता है, जो ज्यादा खतरनाक है, वो क्या है, क्लोरीन। वो क्या है जी, क्लोरीन, बी ऑप्शन। ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर आपकी डिप्लीट हुई थी, डिप्लीशन शुरू हुई थी अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर एक होल हुआ था, और ओजोन लेयर के रिलेटेड, जैसे आपका क्लाइमेट के हवाले से एक क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था, ओजोन लेयर के रिलेटेड जो है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1987 के अंदर, और 1989 में वो इफेक्टिव हो गया था। तो 1987 के अंदर क्या किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो आपका हो गया ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से डिप्लेशन शुरू हो गई थी। तो इसमें क्या होता था, तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही हैं, जो खतरनाक रेडिएशन आ रही हैं, हमें उनसे बचाती है। तो जब अंटार्कटिका के ऊपर एक होल बन गया था, तो उस वजह से फिर उन्होंने कहा ये कि CFC जो हम इनको खत्म करते हैं, तो ये ओजोन लेयर फिर ये पूरा होना शुरू हो गई। उसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन एंथ्रोपोलॉजी, वैसे अगर देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी गलत है, गलत भी नहीं है सही भी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ होता पैलियंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, पैलियंथ्रोपोलॉजी, तो हम वो क्लिक टिक करते, पैलियंथ्रोपोलॉजी, PALEOANTHROPOLOGY। ये पैलियंथ्रोपोलॉजी जो है, ये एंथ्रोपोलॉजी की ही आगे किस्म है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन, लेकिन इसकी आगे एक ब्रांच है पैलियंथ्रोपोलॉजी। ठीक हो गया, तो वो स्पेसिफिक इस मामले में है कि इंसान की एवोल्यूशन जो है वो जानवर से जो इंसान बना है, अगर जो डार्विन साहब कहते हैं, तो वो स्पेसिफिक उसको डिस्कस करती है। ठीक हो गया, तो अगर पैलियंथ्रोपोलॉजी कभी आ जाए तो आपने वो लगा लेना है। आर्कियोलॉजी आपको पता है स्टडी ऑफ रियून्स होती है, ठीक है, जो पुराने खंडरात है उनकी स्टडी को। क्रोनोलॉजी टाइम की ये हो गई, और एथनोलॉजी जो है, जो आपकी एथनिसिटी है, जो आपकी क्या एथनिसिटी को क्या कहेंगे, जो आपकी ये होती है जात वगैरह ये वो, तो एथनिसिटी की जो स्टडीज होती हैं उसको ये एथनोलॉजी कहते हैं। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय, तो एंथर के अंदर होते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, ये पुराना PPSC का सवाल है, तो सी ऑप्शन। ईसीजी, ईसीजी जो आप करते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो से पता लग जाएगा आपको हार्ट। ब्रेन के लिए क्या करते हो, EEG, ब्रेन के लिए क्या करते हो, EEG, इलेक्ट्रो क्या होता है, इन एनसीफेलोग्राम, हाँ, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम। ठीक हो गया, EEG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो एनसेफेलो, इसी तरह का ही होता है एनसेफेलोग्राम। ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इलेक्ट्रो एनके, हाँ एनसेफेलो या एनकेफेलोग्राम। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ठीक हो गया।
हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से था वो 1995 1997 में था। अच्छा जी। अच्छा जी। आयरन इज नेसेसरी पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। बोन के लिए आपको कैल्शियम जरूरी होता है, ब्लड के लिए भी, ब्लड के अंदर तो बहुत सारी चीजें उसमें है, उसमें भी आपका ये हीमोग्लोबिन उसी का आ जाएगा। टीथ के लिए आपका क्या जरूरी होता है, टीथ के लिए आपका फ्लोराइड, फ्लोराइड और कैल्शियम। और इसी तरह थायराइड के लिए, थायराइड की ग्रोथ, आइडियल ग्रोथ के लिए आयोडीन चाहिए होता है। ठीक है, थायराइड वाला सवाल भी रिसेंटली आया था, तो थायराइड के लिए आयोडीन चाहिए होता है। और वैसे बोन के लिए जो है आपका कैल्शियम चाहिए होता है। ठीक है, बचपन में जिनको कैल्शियम की कमी होती है उनकी फिर हड्डियां मजबूत नहीं रहती। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगन विद द इन्वेजन ऑफ महमूद गौरी। अच्छा, अब यहाँ आप कहोगे कि सर आपने बचपन से ये सवाल मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत दफा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने बहुत दफा एक्सप्लेन किया है सवाल, कि दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी स्लेव डायनेस्टी में, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चलती है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी चलती है। तो उसमें, लेकिन उसने सवाल देखो क्या पूछा हुआ है इसमें, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं है ही नहीं। उसने कहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ दिल्ली सल्तनत बिगिनिंग विद द इन्वेजन ऑफ। इन्वेजन किसने किया था इंडिया में? इन्वेजन किया था महमूद गौरी ने। ठीक है, महमूद गौरी ने। महमूद गौरी जिसका असल नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन। ठीक है, मोइजुद्दीन गौरी, शहाबुद्दीन गौरी। तो ये शहाबुद्दीन गौरी साहब जो हैं, ये जब आए थे, इसने आके दो जंगें लड़ी, दो जंगें लड़ी। बैटल ऑफ तरैन के नाम से जाना जाता है। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तरैन हुई। ठीक है, और दूसरी बैटल ऑफ तरैन हुई 1192 में। और जो जो बंदा था बैटल ऑफ तरैन में, उसका क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। पहली जो बैटल ऑफ तरैन हुई उसमें पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को हरा दिया। दूसरी जो बैटल ऑफ तरैन हुई उसमें महमूद गौरी ने फिर इसको हरा के इंडिया के ऊपर, मतलब इंडिया के अंदर उसने ये जंग जीती और अपने जो मामला करने थे ओके कर लिए। ठीक हो गया। फिर इसका आगे इसकी 40 इसके गुलाम थे, नोबेलिटी थी। उसका एक जो सरबराह बना कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने फिर स्लेव डायनेस्टी की 1206 के अंदर यहाँ बुनियाद रखी। यहाँ एक और सवाल मैंने आप लोगों को पहले नहीं करवाया हुआ, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को भी ये नहीं पता होगा। यहाँ एक सवाल याद रख लेना, यहाँ एक सवाल याद रख लेना कि बैटल ऑफ तरैन दो नहीं हुई, बैटल ऑफ तरैन तीन हुई है। बैटल ऑफ तरैन जो है वो तीसरी जो हुई, बैटल ऑफ तरैन जो तीसरी हुई है वो 1215 के अंदर हुई है। उसे कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ तरैन। उसको क्या कहते हैं जी? थर्ड बैटल ऑफ तरैन कहते हैं। ये किस किस के दरमियान हुई थी? एक भाई साहब थे अल्तुतमश। ठीक है, अल्तुतमश। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये सन इन लॉ था, उसका दामाद था, उसका स्लेव भी था अल्तुतमश। ठीक है, सबसे बड़ा उसका टेन्योर भी है स्लेव डायनेस्टी में। तो अल्तुतमश और एक भाई साहब थे ताज। ठीक है, ताज, उसका नाम था यलदुआज। ताजुद्दीन यलदुआज, YALDUAG। लिख लेना। ठीक है, गूगल भी एक दफा कर लेना, थर्ड बैटल ऑफ तरैन। तो ये उस दौर में लड़ी गई थी, थर्ड बैटल ऑफ यलदुआज, सॉरी, थर्ड बैटल ऑफ तरैन। ठीक हो गया। तो ये अल्तुतमिश और ये ताज साहब के दरमियान लड़ी गई थी, तो ये भी आप लोग इसको लिख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन शायद ये पूछ लिया जाए। दीन इलाही जो है, जो उसके 9 रतन थे, उनमें हिंदूज में सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? तो बीरबल ने जी। ठीक है, बीरबल ने। उसके बाद तीतू मीर। तीतू मीर जो है भाई साहब, इनका नाम, असल नाम पूछा जाता है, बंगाल से ताल्लुक था तीतू मीर साहब का। इनका नाम था सैयद नासिर अली। तीतू मीर साहब का असल नाम क्या था जी? सैयद नासिर अली। तो इन्होंने बरतानिया राज के खिलाफ भी स्ट्रगल की, और हिंदू के जो हिंदू जिम्मेदार थे बड़े बड़े, उनके खिलाफ भी इन्होंने मूवमेंट चलाई थी। तो वो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखो ये सवाल लेट्स सपोज आप लोगों को नहीं आता, तो आप लोगों को मैं कल परसों से एक चीज बताई जा रहा हूं बार बार कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो बादशाह था वो कौन था? उस भाई साहब का नाम था, उस भाई साहब का नाम था जॉर्ज फाइव। उसका क्या नाम था? जॉर्ज फाइव। और आप लोगों को यह भी पता है कि बैटल बंगाल, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल अनल हुई थी, वो कब हुई थी? 1911 में हुई थी। तो थोड़ा सा स्मार्ट खेल के आप लोग इसको लगा सकते हो। तो जॉर्ज फाइव। ठीक है, जॉर्ज फाइव 1910 में ये आए थे जॉर्ज फाइव, और 1936 तक रहे हैं। तो इस दरमियान जितने इवेंट हुए हैं उस दरमियान ये बादशाह थे जॉर्ज फाइव। ठीक हो गया। तो ये मैं कल से आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए। नासिर अली, निसार अली नहीं, नासिर अली। नासिर अली, सैयद नासिर अली। अच्छा जी, दिल्ली प्रपोजल जिना ने, ये हम बार बार रिपीट कर चुके हैं 1927 में। खाकसार तहरीक 1930 में खाकसार तहरीक बनी थी। तो अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी,
इस तहरीक का मकसद क्या था? इस तहरीक का मकसद ये था कि इंडिया को यूनाइट रखना, ये पार्टीशन के हक में नहीं थे। और उसके बाद जो है इन्होंने एक जो है रिसाला भी शाया किया था लाहौर से 1934 के अंदर। रिसाले मैंने कल भी आपको अखबारें करवाई थी, ठीक है, जिम्मेदार जैसे मैंने आपको जफर अली खान की करवाई, हमदर्द करवाया, अल हिलाल करवाया, उसके बाद जो है मैंने आपको कॉमरेड करवाया जो कलकत्ता से था, तो अबुल कलाम का अल हिलाल मैंने बताया था आपको। इसी तरह एक मौलाना ये अनायतुल्लाह मशरकी साहब ने एक रिसाला जारी किया था अल इस्लाह 1934 में लाहौर से, तो इसका सवाल भी पूछा जाता है। तो ये खाकसार तहरीक के बानी थे। फर्स्ट फेडरल लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल साहब जी, सी ऑप्शन। आसान सवाल है। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 12 सितंबर 1956? तो 1956 में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी। पाकिस्तान के पहले जो वजीर आजम थे लियाकत अली खान। दूसरे कौन थे? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। यूट्यूब के ऊपर जीके सीरीज की प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर्स की पूरी लिस्ट डिटेल में मैंने वहां उनके क्या क्या इवेंट्स थे मैंने वहां करवाई हुई है, वहां से गो थ्रू भी कर लेना। सो ठीक है। तीसरे नंबर पे ख्वाजा नाजिमुद्दीन के बाद तीसरे नंबर पे कौन थे जी? ख्वाजा नाजिमुद्दीन के बाद मोहम्मद अली बोगरा, फिर चौधरी मोहम्मद अली, फिर चौधरी मोहम्मद अली के बाद कौन? हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ठीक हो गया। फिर कौन? हुसैन शहीद। इनके 14 पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी। उसके बाद जो है आई चुंदरीगर, ठीक है, आई चुंदरीगर छठे वजीर आजम थे। और सातवें वजीर आजम आपके कौन थे? फिरोज खान नून, ये वही जिसका भी गवादर के हवाले से आप लोगों को बताया। और इनके दौर के अंदर ही फिर मार्शल लॉ लग गया था। दिल्ली एग्रीमेंट 1973 में पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान हुआ था। जंग के बाद जो प्रिजनर छोड़ने थे, जो मामला थे, 1973 में ये एक एग्रीमेंट हुआ था, दिल्ली एग्रीमेंट। और इसकी आगे फिर एक्सटेंशन थी जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट 1974 में हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान के जितने प्रिजनर ऑफ वार थे 90,000 से ज्यादा, तो उन सबको जो है इंडिया ने छोड़ दिया था। तो दिल्ली एग्रीमेंट 1973 में किस किस के दरमियान हुआ था? इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और 1972 में इससे पहले जो एग्रीमेंट हुआ था वो शिमला एग्रीमेंट था, 1972 का शिमला एग्रीमेंट। ये आप लोगों को मैंने करवाया हुआ आर्टिकल 31 ज़कात के हवाले से। कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का? 31 1970 और सॉरी 1973 का जो आइन है उसमें आर्टिकल 31 जो है वो ज़कात को डील करता है। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर ज़ियाउल हक की डेथ के बाद? गुलाम इसहाक खान, ठीक है, चेयरमैन सेनेट थे ये। तो जब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या प्रेसिडेंट ना हो तो जो चेयरमैन सेनेट होता है वो कई मकाम बनता है। तो फिर ज़ियाउल हक के बाद ये बने थे और फिर ये पक्का पक्का कुर्सी संभाल के बैठ गए थे गुलाम इसहाक खान साहब। आफ्टर द 9/11 इंसिडेंट किस मुल्क ने कहा था आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था और मुशर्रफ साहब ने कहा था बिल्कुल सर, हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने यह कहा था। फूड अथॉरिटी, इसका मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि इसका एक्ट 2011 में आया था, लेकिन ये स्टैब्लिश हुई थी 2012 के अंदर। ठीक हो गया, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ये कब बनी थी। ये इसका एक्ट 2011 में आया था और ये स्टैब्लिश कब हुई थी? 2012 के अंदर। ठीक हो गया, तो ये मैं आप लोगों को इस तरह के सवाल पहले भी, जैसे क्वीन का बताया था कि 1876 के अंदर उसका ऐलान हो गया था, लेकिन ऑफिशियल जो है वो क्या है 1877 के अंदर वो इंडिया की प्रोक्लेम हुई थी क्वीन। सादकैन जो है ये कैलीग्राफी के हवाले से फेमस है। ठीक है, सादकैन जो है ये कैलीग्राफी के हवाले से फेमस है। इंडिया में ये पैदा हुए थे और 1987 के अंदर कराची के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, कराची के अंदर इसकी क्या है जी, डेथ हुई थी सादकैन की। अच्छा जी, जहांगीर खान स्क्वाश के प्लेयर हैं जी, स्क्वाश के प्लेयर हैं। 1981 से लेकर 1986 के दरमियान 555 दिन लगातार ये अनबीटन रहे थे। 555 दिन पूछा जाता है ये सवाल, 555 दिन। ठीक है, वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप 6 दफा जीती है, 6 दफा वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप जीती है और ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप जो है वो इन्होंने 10 दफा जीती हुई है। सैरनम ऑफ एक्सीजेंट, एक्सीजेंट का क्या मतलब होता है? अर्जेंट, ये ऑप्शन। द सैरनम ऑफ इम्प्यूटस, इम्प्यूटस का मतलब होता है जल्दी, रैश। ठीक है, तो डी ऑप्शन। जो कोस का क्या मतलब होता है? ह्यूमरस। ठीक है, तो इसका एंटोनिम पूछा है तो इसका एंटोनिम होगा डल। ठीक है, ये क्या है? इसका सिनोनिम लिखा हुआ है, ये बी और सी दोनों इसके सिनोनिम है। अबव द फोल्ड मीन, जो अपर हाफ होता है फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर उसको हम क्या कहते हैं? अबव द फोल्ड। ठीक है, जो आपका फ्रंट पेज का अपर हाफ होता है उसको हम अबव द फोल्ड कहते हैं। डिस्टेंस का यूनिट दिया हुआ है, ये क्या है? एक यूनिट दिया हुआ है। तो लाइट लिक्विड का क्या यूनिट होता है जी? लीटर होता है। प्लीज बी केयरफुल लगेज कंटेन डैश आइटम्स, तो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल क्या होते हैं? जो इजीली टूट सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। वी टुक अ टेस्ट येस्टरडे, तो ये सिंपल सेंटेंस है जी। कंपाउंड और कम्प्लेक्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है,
कंपाउंड और कम्प्लेक्स के बारे में आपको पता है, कोऑर्डिनेटिंग और वो जब आएंगे सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव के हवाले से। एडजेक्टिव इनमें क्या होता है जी, हार्ड, ठीक है, कोई किसी की खसूसियत बता, हार्डली अगर आएगा तो ये एडवर्ब हो जाता है, लेकिन हार्ड जो है ये एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव। अच्छा जी, जो कल मैंने 3 इंग्लिश के लेक्चर भेजे थे, किसी ने गलती से खोलने की कोशिश की है? 555 दिन तक जो है वो डेज, गेम्स नहीं, दिन तक, दिन दिन दिन, डेज। जो कल लेक्चर इंग्लिश के भेजे थे, किसी ने गलती से खोलने की कोशिश की है, या लेक्चर जो है वो खुले ही नहीं, उनके अंदर प्राइवेसी लगी हुई थी? लिए हुए हैं? नहीं, जो पुराने स्टूडेंट्स नहीं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ, जो नए बच्चे आए हैं। ठीक है, इसका मतलब किसी ने भी लेक्चर लेने की जहमत नहीं की। चलो, मेरा काम है आप लोगों को कहते रहना, बताते रहना, बाकी अल्लाह के हवाले। अच्छा जी, नॉक्ड एट द डोर बट, उसमें कहा हुआ है बट, यहाँ क्या है? तो बट आपको पता है सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये, ठीक है। फैन बॉयज, याद है फैन बॉयज पढ़ाया था, ये भी जो कल लेक्चर भेजा है उसमें ये मैंने कंजंक्शन का बताया हुआ है। ही इज लुकिंग फॉर अकोमोडेशन आइदर इन फ्लैट, आइदर और को रिलेटिव कंजंक्शन आइदर और यूज होगा, ठीक है। आइदर और का होता है, कल जैसे बोथ और एंड यूज हुआ था। आई विल बी रेडी टू स्टार्ट विद इन, ठीक है, विद इन आएगा प्रपोजिशन, डी ऑप्शन। शी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 2008 टिल 2015, इन फ्रॉम टिल, ठीक है। इन फ्रॉम और टिल, फ्रॉम और टिल का कॉम्बिनेशन बनता है, अनटिल नहीं होता, फ्रॉम और टिल होता है। I bought pictures when I was on holiday in June. Now I am going to hang them on wall. On, in, on. ठीक है, on, in, on. इस पे सी ऑप्शन। Change the passive voice. She gave me a book. तो इसमें आप क्या करते हो सकते हो, इसमें आप दोनों तरह से बना सकते हो, लेकिन जो करेक्ट बना हुआ है इसमें ये भी कर सकते हो, आई वॉज गिवन, आई, इसको ये बन सकता है आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, करेक्ट ये है। लेकिन ये भी बन सकता है अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर, लेकिन उसने इस तरह से लिखा ही नहीं हुआ, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर, तो ये भी करेक्ट होता, या आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, ये भी सही है। तो लेकिन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, विच वुमेन मेड अ ब्रेक थ्रू इन फाइबर ऑप्टिक्स? तो शेरले एंड जैक्सन साहिबा, सी ऑप्शन। व्हेन अ पेरिफेरल डिवाइस नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इट जनरेट, वो क्या करता है? इंटरप्ट। वो इंटरप्ट जो है वो उसका क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं, वो कमांड वो देता है, तो इंटरप्ट, ये ऑप्शन। शॉर्टकट की टू स्विच बिटवीन मल्टीपल विंडोज, आल्ट प्लस टैब। ये देखो मैंने आल्ट प्लस टैब दबाया, ये देखो, अगर आप लोगों को तो शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं पूरी स्क्रीन शो करता तो मैं डिफरेंट विंडोज जो मेरे पास ओपन है इस टाइम पे, व्हाट्सएप ओपन है और ब्राउजर ओपन है, तो ये सारे आपको शो होते हैं, तो आल्ट प्लस टैब होता है। कोई लैपटॉप पे है तो ये आल्ट प्लस टैब दबा के देख लेना, ठीक हो गया। और कंट्रोल प्लस टैब होता है अगर आपने एक ब्राउजर ओपन किया या एक फाइल ओपन किया, उस फाइल के अंदर आपने अगर घूमना है, ये देखो, ठीक है, ये मैं इस फाइल के अंदर घूम रहा हूँ, ये PDF 3, ये जो आज हमने मैथ के क्वेश्चंस आपके मैंने सॉल्व किए हैं, ये वो, ठीक हो गया। ये देखो, तो ये इस तरह से आपने कंट्रोल प्लस टैब से आप एक फाइल के अंदर घूमते हो, डिफरेंट विंडोज में घूमना है तो आल्ट प्लस टैब है। अच्छा, दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ फाइल फ्रॉम वर्ड टू PDF। अच्छा, इसमें ना अडोब रीडर भी है, अडोब राइटर भी है, अडोब एक्रोबैट वैसे बनता है इसमें, ठीक है, लेकिन इसको अडोब रीडर भी, रीडर अडोब राइटर कर लो, ठीक है, अडोब राइटर या अडोब एक्रोबैट, ठीक हो गया। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है अडोब रीडर या अडोब एक्रोबैट जो है वो इसकी बनती है। अच्छा जी, ये पुराना सवाल है, अगर बिलो द बेस लाइन है तो सबस्क्रिप्ट होता है, अबव द बेस लाइन हो तो सुपरस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, अबव द, बिलो द बेस लाइन है तो सबस्क्रिप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल? तो करेक्टर नहीं आप दे सकते, डेट एंड टाइम भी होता है, लेबल भी होता है, नंबर भी आप देते हो, ठीक हो गया। फर्स्ट गजवा ऑफ इस्लाम अबवा, अगर अबवा की ऑप्शन ना होती तो हम बदर लगाते, 2 हिजरी में हुआ। गजवा बदर 2 हिजरी में हुआ, ठीक है, गजवा बदर 2 हिजरी में हुआ। बदर क्या है जी? बदर एक कुएं का नाम है, ठीक है, बदर एक कुएं का नाम है, और इसका सूरह अनफाल के अंदर जिक्र है। कल हमने देखा था कि इसमें मुसलमानों के ऊपर गनूदगी तारी हो गई थी, फरिश्ते आए थे, ठीक है, और इसमें जो है 14 मुसलमान शहीद हुए थे, टोटल 313 थे। और तो ये सारे, और इसमें जो क्या कहते हैं कुफार की तरफ से लश्कर था, उसकी क्यादत कौन कर रहा था जी? अबू जहल कर रहा था, ठीक है, अबू जहल जो है, और इसी जंग के अंदर वो मारा गया था, अबू जहल।
द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस इन विच हिजरी, तो 6 हिजरी के अंदर जो है ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई थी। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब हुई थी? 6 हिजरी में, कीकर के दरख्त के नीचे हुई थी। ठीक है, इसे फतह मुबीन कहा गया, सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन कहा गया। और सुलह हुदैबिया के नीचे जो है बैत रिजवान हुई थी, कीकर के दरख्त के नीचे। इसमें सुलह हुदैबिया के आप सल्लम जो है 1400 सहाबा के साथ गए उम्रा करने के लिए, तो रोक दिया गया हुदैबिया के मुकाम के ऊपर। हुदैबिया एक क्या था? हुदैबिया एक मुकाम क्या था? हुदैबिया एक कुआं था। बिल्कुल, बारिश भी हुई थी। हुदैबिया एक क्या था? हुदैबिया एक वादी थी, हुदैबिया एक कुआं था। क्या था हुदैबिया? वो तो कीकर था ना। हुदैबिया एक जगह थी। ठीक हो गया। हुदैबिया क्या थी? हुदैबिया एक जगह थी। ओ हौसला हौसला, ओ हौसला, भी कल हमने ये सवाल किया, हौसला अरसलान। बताता हूँ ये। अच्छा, तो हुदैबिया के मुकाम के ऊपर तो रोक लिया गया कि हजरत उस्मान को भेजा गया। तो हजरत उस्मान को भेजा गया तो अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। तो फिर एक क्या लिया गया? बैत हुई, बैत रिजवान, आप सल्लम के हाथ के ऊपर बैत की गई, उसको बैत रिजवान कहते हैं। वो कीकर के दरख्त के नीचे हुई। तो फिर उसके बाद जो है फिर एक मुआहिदा हुआ बैत रिजवान, सुलह हुदैबिया का। तो सुलह हुदैबिया के अंदर जो है इसकी टोटल 7 इसके अंदर शिकें थी सुलह हुदैबिया में। तो जो तहरीर हुआ था मुआहिदा, उसमें वो किसने किया था? हजरत अली ने किया था, मौला अली ने किया था। और कुफार की तरफ से जो इसमें तहरीर किया था या दस्तखत थे तो सुहेल बिन अमर के थे। कुफार की तरफ से किसके थे जी? सुहेल बिन अमर के थे। और सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लम की जो जोजा मोहतरमा आप सल्लम के साथ थी, उनका नाम पूछा जाता है हजरत उम्मे सलमा। उनका क्या नाम है जी? हजरत उम्मे सलमा। तो हजरत उम्मे सलमा जो है ये आप सल्लम के साथ थे। ठीक हो गया। तो ये सारे सवाल याद रख लेने हैं। अच्छा, जिजिया इज विद टैक्स, टैक्स नॉन मुस्लिम के ऊपर जो टैक्स होता है उनको जो है जिजिया कहते हैं। बी ऑप्शन। हाउ मैनी मदनी सूरत, मदनी सूरत कितनी है जी? टोटल 114 सूरतें हैं। मदनी सूरत 28 हैं और 86 जो है वो मक्की सूरतें हैं। ठीक है, 86 जो है वो मक्की सूरतें हैं। हार्ट ऑफ कुरान, ठीक है, हार्ट ऑफ कुरान या जीनत कुरान, हार्ट ऑफ कुरान या जीनत कुरान जो है वो आपकी सूरह यासीन। कौन सा नंबर है सूरह यासीन का कुरान करीम के अंदर? 36वां, 36 नंबर है सूरह यासीन का। ठीक है, हार्ट ऑफ कुरान कहते हैं। राबिया बसरी, बसरा कहाँ है? बसरी, बसरा के अंदर पैदा हुई थी। बसरा कहाँ है? इराक के अंदर जगह है, तो इस वजह से इसे बसरी कहा जाता है इनको। तो 95, 95 से 96 भी आता है, कहीं 99 भी आता है, इनका एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 95 हिजरी। ठीक हो गया, 95 हिजरी के अंदर इनकी पैदाइश है। दरसे निजामी जो है, दरसे निजामी जो है निजामुद्दीन सहालवी। ठीक है, निजामुद्दीन सहालवी, ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? निजामुद्दीन सहालवी, ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट है। अच्छा जी, नरमी, नरमी, गर्मी, सर्दी, इसमें कैफियत होता है जी? बी, सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें कैफियत। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 के अंदर बना था कलकत्ता के अंदर। तो इसके छापा खानों के अंदर उर्दू का रस्मुल खत कौन सा था? नस्तालीक। ठीक है, नस्तालीक, बी ऑप्शन। उर्दू का बाबा आदम, बहुत पुराना सवाल है, वली दखनी, वली दखनी को कहा जाता है। अफसानों का मजमुआ ख्यालिस्तान, ख्यालिस्तान जो है सज्जाद हैदम यलदरम की तसनीफ है। सज्जाद हैदम यलदरम, सी ऑप्शन। हिंदुस्तान का शेक्सपियर, पुराना सवाल है, आगा हशर, हशर काश्मीरी। ठीक हो गया। गालिब के उर्दू दीवान की कुल जिल्दें कितनी है जी? नन ऑफ दीज, 5। ठीक है, कितनी है जी? 5, 5 है जी। 5 जिल्दें, इसकी जिल्दें कितनी है जी? 5 है, 5। ठीक हो गया, तो कितनी है जी? 5। शैतान की आंत होना, तवील होना, बहुत लंबा है। ठीक है, सी ऑप्शन। शैतान की आंत होना, तवील होना, 90 को। दरसे निजामी, ये एक क्या कहते हैं, दरसे निजामी का कोर्स है आपका। तो एक निजामुद्दीन सहालवी साहब एक आलिम थे, एक बुजुर्ग थे, उनके ये दौर में ये शुरू हुआ था। ये अकबर के दौर के बाद जो है ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये दरसे निजामी उस लिहाज से, दरसे निजामी के कोर्स नहीं होते जो हम दरसे निजामी ये मदरसे के अंदर भी करते हैं, तो ये उस लिहाज से है दरसे निजामी। ठीक है। शैतान की आंत होना, तवील होना। ठीक है, शैतान की आंत तवील होती है। ना मुंह में दांत, ना पेट में आंत, कहाँ गया आंत? बी ऑप्शन। ठीक हो गया, ना पेट में दांत, ना मुंह में दांत, ना पेट में आंत। कौन सा दुरुस्त इमला के लिहाज से दुरुस्त नहीं है? उसाजा भी सही है, कमीज भी सही है, हैरानी, हैरानगी नहीं होता, हैरानी होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन, हैरानी होता है, और नाराजगी नहीं होता, नाराजी होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ क्या है? नाराजगी, नाराजी, हैरानी। ठीक हो गया।
तो ये याद रख लेना, नाराजी और हैरानी जो है इनके हवाले से, कि नाराजी क्या है और हैरानी क्या है, ये दोनों को आप लोग इसको देख लेना। ठीक है जी। अच्छा जी, सिंपल सिंपल से मैथ के सवाल हैं, सिंपल सिंपल से मैथ के सवाल हैं। तो ये सिंपल है, इक्वेशन बनी हुई है ए एक्स इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व की हुई है, तो आप लोग खुद भी इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का ये सवाल ए इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है इफ, ये आप इसको लिखोगे x की पावर 2a/b है, x की पावर क्या है 2a/b है, तो हमने इसको क्या किया हुआ है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है अंडर रूट। अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट होता है 1/2 के। ठीक है, तो अंडर रूट b जब हम लिखेंगे तो 1/b है, तो 1/b किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट के। तो ये भी सिंपल सिंपल सा सवाल है, इसको भी जब एक दफा आप देखोगे तो आपको इसमें ये समझ आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया, ये सिंपल, ये इसकी बी ऑप्शन बनेगी, ये इसको आप देख लेना, ये सिंपल सा है, जब इसको सोल्यूशन साथ है आप एक दफा देखोगे तो समझ आ जाएगी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू ब्रदर इज 12 इज 1। अच्छा, यहाँ ना दो चीजें हैं, ये सवाल गलत लिखा हुआ है, सवाल गलत नहीं लिखा हुआ, इसकी ऑप्शन नहीं है, इसकी 8 ऑप्शन लिखी हुई है यहाँ, लेकिन 8 ऑप्शन बनती है अगर सवाल क्या हो, ये मैंने ये है सम ऑफ एजेस x प्लस वाई, और एक और है जिसमें उनकी क्या है, उनकी एज को x y को 32 किया हुआ है। अगर हम इस स्टेटमेंट के हिसाब से करें तो फिर 8 आंसर आता है, फिर क्या आता है 8 आंसर आता है। लेकिन जो इक्वेशन उसमें हमें दी है कि दो भाई हैं, उनकी एज हम कर लेते हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हमारे पास कितनी आ जाएगी 12। तो उन्होंने कहा है इफ वन ऑफ देम इज ओल्डर देन अदर, तो एक जो है, एक को हम कह देते हैं कि जो x है वो दूसरे से 2 साल बड़ा है, तो x प्लस 2, तो हम उसे क्या कर देते हैं x प्लस 2, तो x प्लस 2 हम उसको कर देते हैं x प्लस 2, यहाँ मैंने नीचे इसको किया था, ये देखो x प्लस वाई 12 है, तो x प्लस 2, एक की एज जो है दूसरे में 2 साल बड़ी है, तो अगर मेरी एज जो है 10 साल है तो मेरे भाई की उम्र मैं कहता हूँ कि 12 साल है। ठीक है, वो मुझसे 2 साल बड़ा है, तो उसकी अगर एज मैंने निकालनी है तो मैं अपनी एज के अंदर उसकी 2 साल बड़ा है तो ऐड करूंगा तो 12 के इक्वल हो जाएगा, तो 2 में ऐड करूंगा तो इज इक्वल टू वाई बन जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी एज आती है 7। ठीक हो गया, तो वो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो 7 ऑप्शन बनता है। लेकिन अगर 8 जो है वो उसमें इक्वेशन और बनती है, वो मैंने आपको बता दिया, वो ये है, वो आप ये जब सवाल सॉल्व करोगे जिसमें आपका x प्लस वाई 12 है और दूसरा एक्स वाई, उसमें यह है कि दो की एज का सम इतना है, और अगर हम दोनों में से माइनस करें तो उसकी इक्वेशन और बनती है। इसकी स्टेटमेंट मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा, इम्तियाज शाहिद के अंदर इसकी स्टेटमेंट और दी हुई है। ठीक है, तो ये मैं स्टेटमेंट आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग x माइनस एक्स प्लस वाई और x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई जैसे मैंने बना के सॉल्व किया है, अगर आप वैसे करोगे तो 7 ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों को एक दफा इसका आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से है। अच्छा जी, उसके बाद अगला है जी 4 मैन वर्किंग टुगेदर कैन डिग अ डिच इन 42 डेज। 4 लोग हैं वो 42 दिन में काम कर रहे हैं, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 4 लोग जो हैं इनको आपस में जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 168 डेज आ जाएंगे। लेकिन साथ उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक इंसान जो है वो हाफ दिन काम कर रहा है और 3 दिन जो है 3 लोग जो है वो पूरा दिन काम कर रहे हैं। यहाँ ट्रिक है मेन, एक बंदा जो है वो पूरा दिन काम कर, एक बंदा आधा दिन काम करता है, 3 बंदे पूरे, एक बंदा काम चोर है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनोगे, x बनाओगे, x इज द फुल 42 डेज। ठीक है, तो 3 लोग जो हैं वो पूरा दिन काम कर रहे हैं और एक बंदा जो है वो हाफ दिन काम कर रहा है, तो उसे x/2 कर दोगे इज इक्वल टू 168। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका 48 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मुश्किल है, सिंपल है, बस इसमें ये वाली मेन इसमें जो आपने चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमारे पास क्या है कि एक जो है बंदा जो है वो ये ओनली हाफ डेज, बट वन मैन, ये वन मैन वर्क ओनली हाफ डेज। ठीक हो गया, इसको आप लोगों ने देख लेना है ताकि इसमें आपका वो मसला ना हो। अ डिश वॉशर क्लीन 1350 डिशेज वो 1 घंटे में करता है, कितने में, 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में। 60 मिनट में वो कितनी करता है, 1350 डिशेज करता है, और 16 मिनट में, 16 मोर मिनट में वो कितनी करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको 1 घंटा दिया हुआ है, 16 मिनट में, सॉरी 60 मिनट में 1350 डिशेस करता है, आपने पहले 1 मिनट में देख लेना है कितनी डिशेस करता है, फिर आपने 16 मिनट का निकाल के बीच में ऐड कर देना है। सिंपल सा सवाल है, ये देखो 1 घंटे में 1350 करता है, 1 मिनट में कितना करेगा, 1350 को डिवाइड कर दो 60 पे, ठीक है, ये 1 मिनट निकल आएगा। फिर आपने देखना है कि 16 मिनट में कितनी करता है, तो 16 मिनट में जब इसको 16 को साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 1 मिनट का निकल आएगा जितना भी निकलेगा। 1350 को 6 पे डिवाइड करोगे, लेट्स सपोज कितना आएगा, 90 आ गया, 90 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, मतलब ये तो मैंने वो डिटेल में वो किया हुआ है। तो 16 मिनट निकल आएंगे कि 16 मिनट में 360 डिशेस निकलेंगी। तो 1 घंटे के अंदर ये ऐड कर दो, 1350 और 360, तो 1710 जो है वो टोटल आपकी 1 घंटे और 16 मिनट में टोटल डिशेस कितनी वॉश हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई? आसान सवाल है। कैसे करना है, पहले 1 मिनट की निकाल लो बेशक, ठीक है, 1 मिनट की, 1 मिनट की, और फिर 16 मिनट की निकाल लो। 16 मिनट की अलहदा आ जाएंगी, 1 घंटे की पता है तो वो उसमें ऐड कर लोगे, तो आप लोगों के पास डिशेस टोटल जो है वो आ जाएंगी। लाजमी सवाल। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए अलहदा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दूं। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसका फायदा आप लोगों को तभी होगा जब आप लोग खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आज आसिफ ने एक सवाल मुझे कहा हुआ था, वो कह रहा था सर ये ऐसे नहीं ऐसे होना है, उसके नजदीक वो सवाल किसी और तरह से होना था। लेकिन जब मैंने उसे स्टेटमेंट बताया कि इसको यूं नहीं करना, यूं करना है आपने, ठीक है, तो फिर उसको समझ आई, जी सर वो जो कल वाला सवाल था डिस्काउंट वाला, ठीक है, डिस्काउंट वाला जो सवाल था, तो वो क्या कर रहा था, वो 8000 का 25% निकाल रहा था। तो मैंने जब उसको बताया कि 25% ऑफ टोटल डिस्काउंट जब निकालोगे तो वो इतना आना है, तो फिर उसे समझ आ गई। तो कोई समझ ना आए मैथ का सवाल तो मुझसे डिस्कस कर लिया करो, लेकिन करने आपने खुद है ये सवाल। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो इसका जो है आप देखोगे, कहाँ गया भाई साहब, ये 70 मीटर ये है, और 60 डिग्री के ऊपर हमने इसको बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर tan 60 का फार्मूला लगेगा। tan 60 इज इक्वल टू हाइट ओवर 70 होता है, तो 70 मल्टीप्लाई 3 जो है इसकी ऑप्शन होगी मेरे ख्याल में इधर, ये 70/3 जो है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसकी आ जाएगी। एरिया ऑफ सर्कल, ये बड़ा आसान सा सवाल है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरा लगेगा। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। उसने क्या कहा है कि एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो हम सबसे पहले दोनों के फार्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है एल स्क्वायर। ठीक हो गया, सवाल समझ आ गई? उसने क्या कहा, स्टेटमेंट पढ़ लो। उसने कहा एरिया ऑफ सर्कल बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर के, तो मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है, विद साइड्स। ये उसने एल जो लेंथ है वो उसका हमें बता दिया कि एल हमारे पास किसके बराबर है, 2√पाई, 2√पाई। ये क्या है, ये एल की वैल्यू दे दी है। तो अब आपने क्या करनी है, आपने इसको इक्वल रख देना है। आपने क्या करना है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। एल हमारे पास क्या है, 2 × √पाई, तो इनको आगे से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और आपको पता है डायमीटर उसने मांगा क्या हमसे, इसमें उसने कहा है वेयर इज अ डायमीटर, व्हाट इज अ डायमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू डी बटा 2 होता है, तो डी इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, ठीक है, डी इज इक्वल टू 2r। तो ये 4 आंसर आ जाएगा। ये भी सिंपल सा सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो मैंने लिख दिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर। लास्ट सवाल, यहां दिखने में कितना मुश्किल लग रहा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इतनी बड़ी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, सॉल्व कैसे करनी है जी, ये देख लो। a प्लस बी प्लस, इतनी बड़ी इक्वेशन उसने कहा सॉल्व करो। हम कर देंगे a प्लस बी किसके इक्वल है, माइनस सी, जहां जहां a प्लस बी है वहां माइनस सी करते जाओ, b प्लस सी को माइनस ए के इक्वल कर दो, ठीक है, तो सब कट जाएंगे, ठीक है, कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ त्रिवेदी बच जाएगा इधर। तो क्या बच जाएगा एंड में, 9 आंसर बच जाएगा इसका, ये 9 आंसर जो है आ जाएगा। सिंपल क्या किया है, कितना मुश्किल लग रहा है, हमने क्या कर दिया, वैल्यू a प्लस बी की जगह माइनस सी, बी प्लस सी की जगह माइनस ए, सी प्लस ए की जगह माइनस बी पुट कर दिया है। ये सारे कटते जाएंगे, माइनस माइनस, ये -3 9, दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, जब सॉल्व करोगे आप कहोगे इससे आसान जो है वो कोई सवाल ही नहीं था। अब कर लोगे ये, अब मैथ के सवाल कर लोगे, ओके है, इसमें किसी में कोई मसला है, मैं डेली अब ऐसे ही करवाया करूंगा, क्योंकि स्लाइड सबसे बेस्ट तरीका जो है यही पॉसिबल था कि मैं खुद सॉल्व करके तो आप लोगों के साथ पीडीएफ में शेयर करके हम डिस्कस कर लिया करें। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करोगे। मैं मैक्सिमम जो एफर्ट कर सकता था वो यही है कि आप लोगों को सिर्फ इसको, मैं अगर आपको जैसे मैंने पीछे वो परसों उस दिन किया था, मैं आपको ऐसे समझा देता कि इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, आपको समझ नहीं आनी थी। अब सोल्यूशन साथ है तो आप लोग खुद जो है इसको अच्छी तरह जो है वो देख सकते हो, ठीक है। ये जो सोल्यूशन है ये मैं इसके साथ फाइल के साथ अटैच करके इनको मर्ज करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आज आप लोगों की मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, पहले 2 लेक्चर तो मैंने ओपन यूट्यूब पे अपलोड कर दिए थे, तो आज मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों की। तो वो प्ले लिस्ट जो है वो आप लोगों ने क्या कर लेनी है, वो आप लोगों ने इसको क्या कहते हैं सेव कर लेनी है, डेली आपकी रिकॉर्डिंग उसमें अपलोड हो जाया करेगी। अच्छा अच्छा, अब एक ना यहाँ एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कल आप लोग मुझसे पूछ रहे थे किसी ने कोई ट्रिक बनाया, कल मैंने आप लोगों को बताया था 1915 1918 असरार खुदी, और इसका कोई ट्रिक बनाया आप लोगों ने?
ये नहीं बनाया असरार खुदी वगैरह का? अल्लामा इकबाल की किताबों का ट्रिक बनाने की जहमत की है किसी ने? नहीं बनाया होगा। ठीक हो गया। तस्लीम कोई सवाल है? हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, इसका ट्रिक ऐसे बना लेना, आपको ना ईयर याद हो जाएंगे। 1915 है, ठीक है, 1915 है, 1918 है, फिर 1923-24 है। ठीक है, 1918 छोड़ भी देना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रमूजे बेखुदी। 1915, 1923, 1924, ठीक है। 1923-24 के बाद फिर 1927, 1927 के बाद 1932। ठीक हो गया। 1932 का भी कम पूछा जाता है, तो उन दो छोड़ दो, 1918 भी छोड़ दो, 1932 भी छोड़ दो। 1927 के बाद 1900 क्या है, 35, 1935, 1936 और 1938। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक होगा। अब आपने क्या याद रखना है? आपने एक बंदा याद रखना है, उसका नाम है अरमगान। ठीक है, उसका क्या नाम है जी? अरमगान। अरमगान हिजाज आपको पता है 1938 में आई थी, उर्दू और फारसी में, और अल्लामा इकबाल की डेथ के बाद जो वाहिद उसकी किताब आई है वो अरमगान हिजाज थी। आपने याद रखना है कि एक बंदा, जब आप वैसे कहो कि जब 15 साल की उम्र में एक इंसान पहुंचता है ना, आप याद ऐसे रखो, जब 15 साल की उम्र में एक इंसान पहुंचता है ना, उसके अंदर बड़ा कुछ करने का जज्बा होता है, उसके अंदर एक खुद ही पैदा होती है। ठीक है, तो 1915 से क्या याद रखो, 15 साल की उम्र में एक बंदा पहुंचा, उसके अंदर खुद ही पैदा हुई। अब खुद ही पैदा हुई, उसने क्या कहा? खुद ही पैदा हुई, आपने साल आपको याद रहेंगे, 1915, 1923, 1924। ठीक है, उसके बाद 1935, 1936 और 1938। बाकी आपको याद हो जाएंगे, 1927 वाला भी बीच में याद हो जाएगा। इस तरह से मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, बाकी आप अपने याद रख लेना कि 15 साल की उम्र में कोई भी बंदा होता है, उसके अंदर खुद ही पैदा होती है। जब बंदे के अंदर खुद ही पैदा होती है, तो फिर क्या होता है? 15 साल की उम्र में खुद ही पैदा हुई ना, फिर क्या हुआ? 15 साल की उम्र के बाद खुद ही पैदा हुई, तो सोचता रहा। बेशक इसके साथ असरार खुदी को भी, वो रमूज खुदी को याद कर लेना। तो फिर 23 साल की उम्र में वो क्या करता है? वो मशरिक की तरफ निकल जाता है। 15 साल की उम्र में खुद ही पैदा हुई, तो 23 साल की उम्र में वो निकल गया मशरिक की तरफ। जब मशरिक में गया, तो मशरिक में 23 साल की उम्र में गया, तो उसने देखा भाई यहाँ तो कोई मामला ही उल्टे हैं, मैं तो खुद ही की तलाश में मशरिक में आया था। तो वहां वो बेचारा ऊंची ऊंची जो है ना, वो बांगे देना शुरू हो गया। अगले साल ही, एक साल में हकीकत खुल गई। ये मैं ऐसे डिटेल में बता रहा हूँ, कहानी टाइप याद रख लेना, खुद ही कहानी इसी तरह की बना लेना। 24 में क्या है फिर? अगले साल, वो एक ही साल बाद, ऐसे रख लेना कि एक साल बाद, 23 साल की उम्र में वो मशरिक चला गया, वहां एक साल बाद वो बांगे देना शुरू हो गया। जब उसने बांगे दी, अब भाई साहब ने क्या दी? बांगे दी, तो कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने उसे मशवरा दिया भाई, किसी ने उसे मशवरा दिया 3 साल बाद, 1927 में, कि भाई जबूर पढ़ो, फायदा होगा। ठीक है, उसने जबूर पढ़ी। उसने क्या पढ़ी? जबूर पढ़ी। जब उसने जबूर पढ़ी, तो फिर क्या हुआ? जरा जबूर पढ़ी, इस्लामिक टच आ गया, तो उसके पास एक फरिश्ता आ गया 35 साल की उम्र में। ठीक है, 35 साल की उम्र में, जिब्रील से याद रख लो, 35 साल की, और आगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जब फरिश्ता आया, तो फरिश्ते ने कहा भाई वापस जा, जरब लगाई उसे एक दो कि भाई वापस अपने मुल्क जा। और वो जो बंदा था उसका नाम क्या था? अरमगान था। इस तरह से करके एक ट्रिक सा जहन में कहानी बना लो, तो सारी किताबें याद हो जाएंगी। 17 साल की उम्र, 27 साल, 23 साल, उसके बाद 27 साल। तो इस तरह से करके थोड़ा सा, ये मेरे मेरे जहन में जो मेरी थी, जिस तरह से मुझे याद है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये मुझे क्या कहते हैं, सुलेमान ने जो है वो बताया था, मेरे दोस्त ने। तो उसने एक ट्रिक्स ये बनाई थी, तो मुझे तो इस तरह से ये याद है सारी किताबें। ठीक है, मुझे नहीं भूलती, तो आप लोग भी इसी तरह से बना लो, या कोई और बनानी है तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, ओके हो गया। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो लेक्चर्स हैं, वो अब आप लोगों ने साथ के साथ उनको देखते रहना है। कोशिश ये करो कि अपने लेक्चर्स, अच्छा हाँ, यहाँ एक और चीज बता दूं आप लोगों को, 70 to 80% चांसेस हैं कि कल का शायद लेक्चर आपका ना हो। ठीक है, कल मेरे मेहमान आने हैं, तो मे भी मैं वहां बिजी हूँ। मैं आप लोगों को असर के बाद, असर के अराउंड बता दूंगा। और अगर कल का लेक्चर ना हुआ, तो फिर हम संडे को लेक्चर रख लेंगे। ठीक हो गया, तो ताकि आप लोगों का लेक्चर का नुकसान ना हो। ओके हो गया। अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज। रब रखा।